तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा था, बट थोड़ा सा हुआ था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, ज्यादा बता नहीं पाए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर, थोड़ी बहुत चीजें आपको बताएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कहाँ कहाँ नेचर में कहाँ कहाँ आप देखते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ फिनोमिनाज। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मैंने बताया था कि लाइट के हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये लाइट को क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद सभी डायरेक्शंस में वापस से फैला देते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन का और जो स्कैटरिंग का, ये जो फैलाने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, इसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब एक चीज को आप समेटो और उसके बाद उसको फैला दो, फेंक दो, चारों तरफ बिखेर दो, तो उसको क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग कहा जाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि डस्ट पार्टिकल्स, हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब सभी डायरेक्शन में फैलाते हैं तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रेले। रेले ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, एक रिजल्ट फाइंड किया कि डस्ट पार्टिकल्स यानी अर्थ में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज कितनी होनी चाहिए कि वो लाइट का स्कैटर कर पाए। यानी लाइट का स्कैटरिंग सभी पार्टिकल्स तो नहीं करते हैं, लाइट के स्कैटरिंग को सभी पार्टिकल्स लाइट का स्कैटर नहीं करते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे तभी वो लाइट को स्कैटर करेंगे। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पावर ऑफ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना कह करके इसको आप क्या कहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी लाइट की वेवलेंथ के 4 टाइम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम्स नहीं, 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर कोई पार्टिकल होगा उसकी साइज काफी छोटी होगी तभी वो लाइट को स्कैटर कर पाएगा। यानी उसकी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करने के लिए जो डस्ट पार्टिकल्स होनी चाहिए उसका जो साइज होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए। साइज कितना होना चाहिए, काफी छोटा होना चाहिए। अब जो लाइट स्कैटर्ड हो सकती है, जो लाइट हमें दिखाई देती है, जो लाइट विजुअल होती है, उसकी रेंज कितनी होती है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था उसकी रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक उसकी रेंज होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज होती है। 7000 एंगस्ट्रॉम होती है लगभग, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। और इस रेंज का पार्टिकल होना चाहिए, यानी पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए वो इस रेंज का होना चाहिए, तब वो लाइट को स्कैटर कर पाएगा। बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं बट उसका स्कैटर नहीं कर पाते। तो समझ में आया, ये रेले ने कुछ लॉ दिया था, रेले का लॉ था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पावर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लैम्डा, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, सॉरी वेवलेंथ ऑफ लाइट। पता नहीं क्या क्या वर्ड निकल आता है, जो निकलना चाहिए वही नहीं निकलता। समझ में आया। रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स मैंने बताए थे। रियल लाइफ में इसका एग्जांपल एक बताया था कि आप छप्पर पर, जैसे गांव देहात में होता है, छेद होता है, छत पे एक छेद हो जाता है, छप्पर पे एक छेद हो जाता है, तो उससे एक रोशनी नीचे गिरती है। आप देखते होंगे इसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं, और जितना बड़ा छेद था, यानी छत पे जितना बड़ा छेद था, उस जो एरिया कवर करेगा जमीन पर, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द जो होल होता है ऊपर छत पर। वो एरिया ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग होती है लाइट की, तो लाइट स्कैटर होकर के चारों तरफ फैलती है, काफी एरिया तक, थोड़ी बहुत एरिया पर एक्सपेंड कर जाती है, जिस वजह से हमें ज्यादा एरिया जमीन पर दिखाई देता है, जबकि छेद छोटा सा रहता है।
दूसरा एग्जाम्पल है जो सर सीवी रमन हमारे देश के साइंटिस्ट थे, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे सीवी रमन साहब। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई ब्लू क्यों दिखाई देती है। इसका कारण भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। सुबह के समय पर सूरज का हल्का लाल दिखाई देना और डूबते समय भी सूरज का हल्का लाल दिखाई देना, ये किसका कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से होता है। ये दोनों फिनोमिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिस पर ही चलते हैं। जैसे स्काई ब्लू क्यों दिखाई देती है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब लाइट हमारे समुद्र से टकराती है, हमारे समुद्र से स्काई ब्लू दिखाई देने का कारण यह था कि जब सनलाइट चलती है ऊपर से, तो बीच में एक स्फीयर है, एक एटमॉस्फेयर है जिसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्या होता है, बहुत सारे वहां पे आयंस मौजूद होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। तो वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सभी दिशाओं में क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो होता क्या है, अगर हम विब्ग्योर की बात करें तो VIBGYOR ये हमें दिखाई देना चाहिए, विब्ग्योर होती है लाइट की। लेकिन होता क्या है कि जब लाइट आसमान में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हमारे स्फीयर में आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर में जो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं या आयंस मौजूद हैं, जब लाइट सनलाइट उनसे टकराती है तो वो क्या करते हैं, इन दोनों लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी वायलेट और इंडिगो की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारी आंख तक सिर्फ और सिर्फ यहां से पहुंचना स्टार्ट होता है, ब्लू से पहुंचना स्टार्ट होता है। और ब्लू कलर को वो सारी डायरेक्शंस में, ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी होती है, वो जो पार्टिकल्स की साइज ऐसी होती है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर पाते हैं, जिस वजह से पूरे आसमान में, पूरे ऊपर साइड, पूरे सरफेस में क्या दिखाई देता है, हमें नीली नीली कलर की लाइट दिखाई देती है, जिस वजह से स्काई हमें ब्लू दिखाई देती है। बट स्काई ऐसा नहीं है, वो तो ब्लैक है टोटल, आप लोग जानते भी हो, पूरा वहां पर कोई कुछ है तो है नहीं। लेकिन स्काई हमें ब्लू इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारे अर्थ का जो एक आयनोस्फीयर है, वहां पर लाइट के पार्टिकल्स का स्कैटर हो जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट हमें दिखाई देती है, हमारी आंख तक पहुंच पाती है, बाकी सभी लाइट वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इस वजह से स्काई हमें ब्लू दिखाई देती है। समझ में आया होगा। अब रेड कलर का दिखाई देना, यानी जो सन है उगते टाइम, यानी सनसेट और सनराइज के टाइम पर हमें रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है, इसका कारण देख लीजिए। तो ये अर्थ है हमारी, मान लीजिए यहां पर सरफेस है जो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है, यहां पर डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं यहां पर, पता है आप सभी को डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे मौजूद हैं, पूरे सरफेस में डस्ट पार्टिकल्स फैले हुए हैं। अब अगर मान लीजिए सन यहां पर है, सनसेट सनराइज हो रहा है, क्या हो रहा है, सनराइज यहां पर हो रहा है, यहां से मान लीजिए सनराइज हो रहा है, यहां से हम यहां पर खड़े हैं, हम यहां पर हैं, ये हम अपने आप को देख रहे हैं, ये हम हैं, यहां पर सनराइज हो रहा है। तो जब सनराइज होगा तो देखिए यहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब सन की रेज निकलना स्टार्ट होंगी, इसके तरफ आएंगी, हमारी तरफ आएंगी सन की रेज, तो देखिए यहां तक पहुंचने में, हमारी आंख तक पहुंचने में इसको काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इन डस्ट पार्टिकल से होते हुए। इन डस्ट पार्टिकल से होते हुए सनलाइट को काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो होता क्या है, विब्ग्योर यानी VIBGYOR, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, और इन सब की वेवलेंथ रेड कलर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होती है। तो जो हमें सूरज सुबह सुबह दिखाई देता है वो या तो रेड, इन तीनों कलर का मिक्सचर दिखाई देता है, हल्का येलो दिखाई देगा, हल्का ऑरेंज दिखाई देता है, हल्का रेड दिखाई देता है। कारण यही है कि ये जो स्टार्टिंग के 4 कलर्स हैं, ये क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। ये 4 टाइप के कलर्स जो हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटर होने के बाद ये पूरी हमारी आंख तक पहुंचते हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है, सरफेस ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और डिस्टेंस कवर करते करते बाकी सारे कलर्स, ये जो 4 कलर्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते रहते हैं। एब्जॉर्ब करते 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 जो पार्टिकल्स बचते हैं, जो कलर बचता है वो बहुत थोड़ा सा बचता है, यानी लगभग ना के बराबर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ बचता है येलो, ऑरेंज और रेडिश कलर दिखाई देता है। इस वजह से सूरज हमें सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर हमें हल्का रेडिश दिखाई देता है।
इस साइड भी यही फिनोमिना होता है। जब सूरज डूबने लगता है तो यहां तक ज्यादा सरफेस, ज्यादा डिस्टेंस लाइट को कवर करना पड़ता है। ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे उतनी ज्यादा लाइट को वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे, और हम तक पहुंचते पहुंचते लाइट का अस्तित्व जो है वो लगभग लगभग खत्म हो जाता है। इन चार्ज पार्टिकल्स का अस्तित्व लगभग खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ येलो, ऑरेंज और रेड का मिक्सचर बचता है। लेकिन सन अगर यहां पर पहुंच जाता है, हमारे टॉप पर, हमारी खोपड़ी के ऊपर पहुंचता है, तो यहां देखिए सरफेस कम है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स कम मिलते हैं। इस वजह से दोपहर के टाइम पर अगर आप देखिए तो सूर्य भगवान आपको कैसे दिखाई देते हैं, यानी सूरज जो है वो, सन जो है वो कैसे दिखाई देता है, ब्राइट कलर का दिखाई देता है। इतना ज्यादा चमक होती है तो उसकी तरफ हम देख भी नहीं पाते ढंग से, येलोइश कलर की लाइट दिखाई देती है लगभग। तो समझ में आया? ये दो फिनोमिना समझ में आ गए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड ये दो फिनोमिना है जो हमारी नेचर में घटते हैं। एक नेचर में और घटता है जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, 7th या 8th क्लास में टिंडल इफेक्ट पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जब शायद साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइंस में या फिर सोशल में भी पढ़ाया जाता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट का मतलब यह है कि जब आप घने जंगलों में जाते हैं, घने जंगलों में बैठे रहते हैं, तो वहां पर पूरी तरीके से ऊपर शेड बन जाता है, नीचे कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन सन की रोशनी बहुत छोटे छोटे छेदों से, पत्तों के बीच बीच से आकर के हमारे जंगल के बीच में नीचे साइड पड़ती है, और वो चारों तरफ स्कैटर कर देती है, लाइट को फैला देती है, जिस वजह से पूरे जंगल में उजाला दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? आसान है? अरे आसान नहीं है? हाँ, लाइट लाइट तो मिलेगी ही, आप टेंशन मत लो। अब ये वाली लाइट खत्म हो गई, दूसरी लाइट पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए इस चैप्टर, मतलब 10th क्लास में आप आकर के रिफ्लेक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ ली ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। लगभग लगभग आपका हाफ कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हाफ कोर्स और बचा हुआ है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और उसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दो टॉपिक यानी दो चैप्टर आपके और बचे हुए हैं, फिर आपका कोर्स खत्म है, फिर आपकी बल्ले बल्ले। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पहले थे, अब नहीं रह गए, क्योंकि अगर ह्यूमन आई से रिलेटेड टॉपिक्स खत्म कर दिया इसने, विजन से रिलेटेड, तो जिस वजह से न्यूमेरिकल सब नहीं होंगे। अगर ह्यूमन आई होता, ह्यूमन आई का, एक मिनट बेटा, ह्यूमन आई का टॉपिक होता तो फिर इसमें हम लोग पढ़ते, न्यूमेरिकल्स भी होते, बट ह्यूमन आई का टॉपिक पूरी तरीके से हटा दिया, जिस वजह से न्यूमेरिकल्स हट गए हैं। अब बोलो बेटा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की नोट्स नहीं दी क्या मैंने? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सेंड कर देंगे फिर से। ह्यूमन आई की भी, हाँ हाँ, उसको भी कर देंगे। कौन से न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है? अब इसके लिए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, भूल जाते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ इस पे? हाँ फिर से टेस्ट लेंगे, फिर से नहीं आएगा। पूछा करो ना, जो समझ में नहीं आता उसको पूछ लिया करो, आप व्हाट्सएप पे सेंड करो, व्हाट्सएप पे सेंड करो, उसके बाद लाइव क्लास में उसको बता देंगे। तुमने सेंड किया था अंजलि केसरवानी? क्या सेंड कर दिया था बेटा तुमने? मैंने आंसर नहीं बताया उसका?
ऐसा किया करो ना, जब मैं क्लास लेने आता हूँ, जैसे क्लास खत्म होने वाली होती है, जैसे क्लास ओवर होने वाली होती है, तो एक बार मुझे रिमाइंड करा दिया करो। जैसे भेजते हो ना आप लोग, तो एक बार मुझे रिमाइंड, मैं भूल जाता हूँ। मुझे मतलब क्वेश्चंस तो आप लोग भेज देते हो, क्योंकि देखो 9 to 12 बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस भेजते रहते हैं। तो अब वो लोग क्या करते हैं ना, याद दिलाते हैं, याद दिला दिया करो मुझे। 9 to 12 बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो याद नहीं रहता किसके क्या क्वेश्चंस थे, किसने पूछा था क्या नहीं पूछा था। तो एक बार क्वेश्चंस में देख लेता हूँ, बट उसका आंसर वहां पे देता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां पर व्हाट्सएप पे लिख करके टाइप करके समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लास में यानी लाइव क्लास जब चल रही होती तो उस समय समझाना थोड़ा पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए जरूरी होता है कि आप लोग कोशिश करो कि मुझे एक बार रिमाइंड करा दिया करो। जैसे आप लोग आज क्वेश्चन मान लीजिए आज आप लोग लगाते हैं, कल जब मैं क्लास लेने आऊंगा तो आप मुझे एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा कि सर आपको क्वेश्चंस बताने थे, मैंने सेंड किए थे, तो मैं उसको बता दूंगा फिर तुरंत। ठीक है, आप लोगों को याद रहता होगा बेटा, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए भूल जाते हैं ना। तो एक बार रिमाइंड जरूर करा दिया करो, मैं बिल्कुल बता दिया करूंगा। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो अगर आप क्वेश्चंस आज सेंड करते हो आज के दिन में, तो कल मैं सारे क्वेश्चंस आपके डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप जितने चैप्टर, ये जो 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, लगभग लगभग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन एक चैप्टर अलग छोड़ दो, रिफ्रैक्शन अलग, और ये कलरफुल वर्ल्ड, तो ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। इन 3 चैप्टर में से आपको जो भी डाउट है, जो भी पूछना है, आप पूछ सकते हो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। ठीक है। आपसे जो मन में आए, जो क्वेश्चंस हो, जैसे भी डाउट्स हो, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, मैं उसको आप लोगों को सॉल्व, मतलब उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। हाँ बेटा, बोलो। लड़ाई कर लो तुम। हाँ। हाँ। हम्म। नहीं, कम नहीं होती, कम नहीं होती बेटा। इंडिगो और वायलेट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो ब्लू कलर की लाइट है, एब्जॉर्ब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंडिगो और वायलेट। जो ब्लू कलर की लाइट है, वो जब सरफेस पर पड़ती है, तो आयनोस्फेयर क्या करता है, सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर पाता है। यानी उसकी साइज इतनी होती है कि सिर्फ ब्लू कलर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और सभी डायरेक्शंस में वो स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। बाकी सारी लाइट्स क्या होती हैं, जैसे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है, इनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि आयनोस्फेयर में ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और हम तक पहुंच आते हैं, यानी वो वापस चले आते हैं। सिर्फ ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब होकर के और वो स्कैटर हो जाती है पूरी डायरेक्शन में, इसलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को ही स्कैटर करता है आयनोस्फेयर में। मतलब उसके पार्टिकल्स इतने, साइज इतनी होती है कि सिर्फ ब्लू कलर की वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर पाता है। अगर उसकी साइज और थोड़ा सा छोटी होती, तो शायद वो ग्रीन कलर और येलो कलर की लाइट को भी एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर पाता। तो जब अगर ग्रीन कलर वो कर पाता, तो सोचो हमें जो स्काई दिखाई देती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती। बट उसकी साइज थोड़ा सा बड़ी है ना, इतनी बड़ी है कि वो सिर्फ ब्लू कलर की लाइट तक को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, स्कैटर कर पाता है। हम्म। वायलेट और इंडिगो तो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब ही हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होकर के वहीं खत्म हो जाते हैं, वहीं नष्ट हो गए। स्कैटर भी करता है, तो स्कैटर में पूरी तरीके से फैल नहीं पाते, धीरे 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 पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लू कलर की लाइट का स्कैटर हो जाता है। और कुछ? कुछ पूछना है और? वरुणिका पूछ रही थी कुछ? नहीं? अच्छा, अभी नहीं, तो फिर सर क्यों बोले थे, पूछे क्यों? वो याद आ गया था क्या? हाँ। अच्छा, बोलो। बोलते जाओ, बोलते जाओ। अरे नहीं,
समझ में आ गया? एक प्रिज्म है एबीसी, हाँ आगे इसमें ये डायग्राम वाला है बेटा, इसमें डायग्राम भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ तो इसकी फोटो क्लिक करके सेंड कर देना, बता दूंगा। अभी मैंने समझाया बेटा, ये है यहाँ पर सरफेस है, मैंने बताया था डस्ट पार्टिकल्स ऐसे फैले हुए हैं। जब सन यहां रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा डस्ट पार्टिकल से होकर के आना पड़ेगा, जब सन यहां आ जाएगा तो डस्ट पार्टिकल से कम होकर के आना पड़ेगा, तो सारी लाइट्स हम तक पहुंच जाती हैं, इस वजह से हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है। और यहां पर जब होता है सुबह में और शाम में, तो सिर्फ रेड कलर की लाइट हम तक पहुंच पाती है, बाकी सारी लाइट्स हम तक नहीं पहुंच पाती। तो सन बेटा बादलों से ढक जाते हैं ना वो, सन जब बादलों से ढक जाएगा तो सनरेज हम तक पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल ज्यादा है, डस्ट पार्टिकल से ज्यादा है। हम्म। क्योंकि सनलाइट हम तक पहुंच नहीं पाती, इसीलिए ब्लैक दिखाई देते हैं। हो गया? और भी कुछ पूछना है? नोट्स बाद में भेजेंगे बेटा, अभी मैं लिखा नहीं हूँ, असल में नोट्स मेरा हाथ दर्द कर रहा है, चार चार सब्जेक्ट हो गए हैं, मतलब चार क्लासेस हो गई हैं, नाइन्थ की भी नोट्स देनी है, टेंथ भी है, 11 12 भी है, सब परेशान है नोट्स के लिए। और लिख पाता नहीं हूँ, हाथ में चोट लगी हुई थी जिस वजह से लिख नहीं पा रहा था, अभी भी दर्द होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। अभी तो नाइन्थ क्लास की कंप्लीट कर रहे थे। नोट्स के लिए परेशान नहीं हो ना, पढ़ा तो रहे हैं, क्लास से देखते हो जितना पढ़ा दिया जाता है उसी को नोट्स में थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, पढ़ते रहो। नोट्स दे दूंगा, बहुत जल्द दे दूंगा। ज्यादा आपके में टॉपिक है नहीं, प्रिज्म से रिलेटेड है, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये तीन चार टॉपिक है बस इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत जल्दी नोट्स दे देंगे आपको। ठीक है, समझ में आया है सभी को आज की क्लास में? कोई दिक्कत? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मून हैं। हमारे अर्थ में सिर्फ एक मून है, मार्स का दो मून है, मार्स के पास मंगल, मंगल ग्रह जानते हो ना, उसमें दो मून है। और सबसे ज्यादा मून है 63, जुपिटर। जुपिटर के 63 मून्स हैं। ठीक है, चलो। हम्म। अच्छा ठीक है, तो कल अगर पूछते हो आप लोग तो न्यूमेरिकल बताएंगे, नहीं तो फिर कल हम बताएंगे न्यूमेरिकल। हम्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था, ये टॉपिक छूट गया ना। चलिए देखेंगे, इसको कल बता देंगे। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्रिटिकल एंगल तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तब फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कल बता देंगे इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कल समझा दूंगा। ठीक है,
चलिए आज की क्लास ओवर करें। बोलो बोलो। एमसीक्यू ही रहेंगे। आएंगे सारे चैप्टर जितना पढ़ाया गया उसमें से आएंगे। पैटर्न वही रहेगा बेटा। हाँ लिंक आएगी जैसे पिछली बार हुआ था ना। इस बार 30 मार्क्स का रहेगा। सभी सब्जेक्ट 1 घंटे के आसपास रहेगी। 30 क्वेश्चन रहेंगे। 50 मिनट या 1 घंटे। 50 मिनट या 1 घंटे का टाइम रहेगा आपके लिए। 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी चैप्टर्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे सभी। सारे एमसीक्यू रहेंगे। लाइट और ये ह्यूमन आई से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। जल्दी जल्दी कर डालो फिर। पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ डालो। थोड़ा सा कोशिश करो मेहनत करो। अब कंडीशंस ऐसी हैं तुम लोग घर में बैठे हो कुछ भी पढ़ सकते हो दिन भर पढ़ते रहा करो। करना क्या है तुम लोगों को। कौन सा काम धाम करते हो। एमसीक्यू लगाओ पेपर में लगाओ ऐसे पेपर में लगा करके आंसर पे टिक कर दो। एक कॉपी ले लिया करो पेन ले लिया करो। नहीं तुक्का तो जिंदाबाद है तुक्का मारो। हाँ तो क्या दिक्कत है नंबर ही तो कटेंगे। अच्छा अच्छा मैं थोड़ी ना नंबर देता हूँ उसमें मैं तो आंसर टिक कर देता हूँ नंबर ऑटोमेटिक वो दे देता है मैं थोड़ी ना देता हूँ। अच्छा नंबर मैं नहीं देता ना बेटा। नंबर वो ऑटोमेटिक ले लेता है। अच्छा ठीक है। चलो अच्छा बस बकवास बहुत हो गई बातें करना सिखा दो तुम लोगों को। चलो चलो जाओ क्लास आराम से बैठ करके तैयारी करो और पेपर अच्छे से दो। छुट्टी हो गई घर जाओ अब। हाँ, ठीक है जाओ पढ़ाई करो।